नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी साइल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन सन बीडी का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं DFCCIL की। तो देखिए, यहाँ पर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जीके अफेयर्स के नाम से। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, साइंस के प्रश्न जिसमें DFCCIL में जो पूछे गए थे ये 7 पेपर थे, तो इसमें से हम 7वां पेपर डिस्कस करें, यानी कि पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो है मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्तक है। तो देखिए, एनिमल टिश्यू के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, जो एनिमल टिश्यू होता है क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कि कोशिका का एक ग्रुप होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका होता है। तो ये आपको बहुत तरह के देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली 4 तरह के जो हैं एनिमल टिश्यू देखने को मिलता है। तो एपिथेलियल होता है, मसल्स होता है, कनेक्टिव होता है और न्यूरल होता है। ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एपिथेलियल यानी कि उपकला होते हैं, उसके बाद मस्कुलर यानी कि मांसल होते हैं। इसके अलावा आपको कनेक्टिव और न्यूरल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों यानी कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सा जोड़ा सही है, तो सही ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या होता है, तो ये प्रोटोजोआ का जीनस होता है। तो यहाँ पर देखिए, अलगी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए ये हो गया गलत। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो फाइलम इसका प्रोटिस्टा होता है, यानी कि पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा फाइलम से बिलोंग करता है। और इसका शेप जो होता है चप्पल का आकार का होता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से स्लीपर चप्पल होता है उसके आकार का पैरामीशियम का आकार होता है। और देखिए, पेनिसिलियम जो होता है ये एक आपको फंगस देखने को मिलता है। तो देखिए, ये भी आपको गलत हो गया। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। तो ना तो 1 और ना ही 2, यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गेहूं का रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है। तो गेहूं का रस्ट रोग दोस्तों ये फंगी के कारण होता है, यानी कि कवक इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। अब देखिए, अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि 2 पेरेंट्स होते हैं लैंगिक में, लेकिन अलैंगिक में क्या होते हैं कि एक ही पेरेंट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और उसमें सेक्स सेल जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि सेक्स सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। इसमें जो है मेन डिफरेंस यही है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सेक्स सेल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में इस तरह के जो है प्रजनन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के जीवों में अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन कौन से विधि होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी फिजन्स होते हैं, बडिंग होते हैं, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं और उसके बाद स्पोरोजेनेसिस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन होते हैं, एक बार और मैं बताता हूँ। तो बाइनरी फिजन्स होते हैं, बडिंग्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होते हैं और स्पोरोजेनेसिस होते हैं। यानी कि फ्रेगमेंटेशन और का मैंने नाम लिया, जी हाँ, फ्रेगमेंटेशन का नाम मैंने लिया है, लेकिन पॉलिनेशन का क्या मैंने नाम लिया तो नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है यानी कि परागन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही सही होगा, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड है। तो देखिए, जर्मनी, सिलिकन, ये आपको जो देखने को मिलते हैं, जर्मनी, सिलिकन, तो बोरोन, तो इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे उपधातु। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर जो होगा वो होगा बोरोन, यानी कि जर्मनी, उसके बाद यहाँ पर आपको सिलिकन, बोरोन, आर्गन। तो यहाँ पर आपको बोरोन इसका सही उत्तर होगा, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपको मेटलॉइड देखने को मिलते हैं जिसमें जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए,
एल सेल होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होती है। तो देखिए जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम के एल एम एन में दर्शाते हैं। तो इस तरह से ए एनर्जी लेवल है। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला जो है होता है 2n²। तो देखिए एन जहाँ की नंबर ऑफ सेल होगा यानी कि कौन से लेवल का एनर्जी है। तो देखिए के एक मानते हैं यानी कि पहला लेवल का है तो इसमें एक पुट कर देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद एल में हम 2 यहाँ पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर एन की जगह 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो एल में कितना हो गया तो देखिए 8 हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इस तरह से आप सिर्फ एल का नहीं के का भी मैंने बताया, एल का, एम का, एन का, इसी तरह से और आगे भी फर्दर निकाल सकते हैं। 2n² फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कौन से एनर्जी लेवल है के एल एम एन ओ, इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। अब देखिए इसमें धातु नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें से धातु जो है कौन नहीं है। तो क्या मैंने अभी थोड़े ही देर पहले बताया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन और बोरॉन आर्गन ये सब क्या होते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड होते हैं। तो इसमें देखिए सिलिकॉन आ गया तो सिलिकॉन जैसे ही देखने को मिलेगा ये उपधातु है यानी कि धातु नहीं है। जबकि थैलियम, कैडमियम, इरिडियम ये क्या है धातु है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कई बार पूछा गया है तो 14 होते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको ध्यान रखिएगा यानी कि परमाणु संख्या सिलिकॉन का 14 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य कथन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो ऐसा होता है क्योंकि सिल्वर जो रिएक्ट करती है सल्फर के साथ और उसके बाद यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बना देती है। तो सिल्वर सल्फाइड बना देती है Ag2S। इस तरह से Ag2S बना देती है सिल्वर सल्फाइड और ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और हरे रंग की परत कर लेता है। तो ये भी सही है क्योंकि कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट बना देती है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ध्यान रखिएगा कि चांदी जो है हवा के संपर्क में आने पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्ट करती है सल्फर के साथ और यहाँ पर जो है सिल्वर सल्फाइड बना देती है Ag2S और ये ब्लैक कलर का होती है। जबकि तांबा जो है जो नम कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ प्रतिक्रिया करती है और कॉपर कार्बोनेट बना देती है। कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो इस तरह से जो है कॉपर कार्बोनेट का जो रंग होता है हरा रंग का होता है। तो इस तरह से आपको दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तल दर्पण में यानी कि कन्वेक्स मिरर में जब वस्तु अनंत पर होती है, देखिए क्या है वस्तु अनंत पर होती है तो कौन सा सही है यहाँ पर। तो देखिए जब यहाँ पर आपको अनंत पे वस्तु देखने को मिलती है तो छवि का आकार बिंदु आकार का होगा यानी कि पॉइंटेड यानी कि साइज का होगा उसका इमेज और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी होगी और सीधी होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको एकदम जो है बिंदु आकार का होगा। तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि घर्षण के संबंध में यानी कि फ्रिक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन ही यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी वो स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होगी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी वस्तु को घसीट के ले जाना होता है और किसी में जो है चक्का लगा हुआ है तो किसको ले जाना आसान होता है। तो यानी कि चक्के वाले को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर कम होती है एज कंपेरिजन टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर अगेन जो है सही है क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो इस तरह से दोनों बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बल एक अदिश राशि है, जी नहीं, यही जो है गलत हो गया क्योंकि बल एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होती है और यहाँ पर जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी ये फॉलो करती है। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करती है ये। इसमें दिशा भी होती है परिणाम भी होती है। तो ये एक जो है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए बल किसी वस्तु की गति की दिशा में बदल सकता है। जी हाँ, अगर किसी वस्तु
जा रही है तो उसके जो है हम जो है बल लगाकर उसकी दिशा बदल सकते हैं, आकार भी बदल सकते हैं और किसी वस्तु को आराम से हिला भी सकते हैं। तो देखिए बी, सी और डी सही है, तो ए इसका सही उत्तर होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य कथन अगेन पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या एक ट्रिक जान रखिए कि अनील, तो एक देखिए नाम तो आपने सुना होगा कि अनिल होता है, तो देखिए अ से हो गया अम्ल, ध्यान रखिएगा एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा कि अम्ल जो है क्या करता है और जो है क्षार क्या करता है। तो देखिए अनिल नाम याद रखिए, अनिल जो है देखिए नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल, यानी कि जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला, तो ये उल्टा लिखा हुआ है तो गलत हो गया। क्षार देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये भी जो है उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल और क्षार जो है यानी कि बेस जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर गलत हो गया, तो ना तो एक और ना ही दो, जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिएगा, बाकी जो है क्वेश्चन इसका आंसर बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सही कथन फिर से पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं यानी कि सोपोसी पोषंस होते हैं, उसमें जो है इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण से सरल जो है अकार्बनिक पदार्थों का सेवन शामिल होता है। तो बिल्कुल सही है कि स्वपोषी पोषण में जो क्या होता है कि पर्यावरण से जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका सेवन शामिल होता है, और जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में अन्य जीवों द्वारा तैयार जटिल सामग्री का सेवन किया जाता है। तो दो यहाँ पर सिंपल जो है पोषंस होते हैं यानी कि न्यूट्रिशंस होते हैं, स्वपोषी और हेटेरोट्रोफिक। स्वपोषी में क्या होता है कि पर्यावरण से सरल जो है अकार्बनिक पदार्थों का सेवन, जबकि हेटेरोट्रोपिक पोषण में क्या होता है कि अन्य जीवों जो तैयार करती है जटिल सामग्री उसका सेवन करते हैं। तो दोनों यहाँ पर अगेन सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा एक और दो, दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का यहाँ पर परिणाम नहीं है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सितारों की जगमगाहट यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो यहीं पर जो है गलत यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि कलर ऑफ स्काई ब्लू अगर है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। टिंडल इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। कलर ऑफ सन एट द सनराइज एंड द सनसेट, तो ये भी आपको जो है प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलती है। जबकि पहला ऑप्शन जो है सितारों की जगमगाहट यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सितारे यहाँ पर चमकते हैं, तो यानी कि जगमगाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द न्यूमरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बिली। तो बिली जो है किसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होते हैं यानी कि छोटी आंत की आंतरिक परत में क्या ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो है आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी जो है उभार होते हैं, उसको बिली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये छोटी आंत में जो है पाया जाता है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गति के प्रथम नियम। तो देखिए गति के यानी कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था और 3 नियम यहाँ पर बताए गए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ में जो है वो जड़त्व का नियम जो है मिलता है, तो जड़त्व का नियम, तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिलता है। सेकंड से जो है यहाँ पर जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। थर्ड से जो है फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए अगेन सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए सम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए कुछ धातुएं जो होती है पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो बिल्कुल सही है, इसको प्रतिक्रिया करके आप देख सकते हैं। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो बिल्कुल सही है कि अधातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो सामान्यतः केस में, यानी कि जनरली जो है कुछ केसेस में करती है, लेकिन जनरली जो है अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सही है, एक और दो दोनों तो सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फिर से सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी पर सभी स्थानों पर भार स्थिर रहता है। तो देखिए यहाँ पर गलत है, क्योंकि भार जो है स्थिर नहीं होता, क्योंकि जी का वैल्यू जो है बढ़ते घटते रहता है। तो उस वजह से जो है भार, अगर हम भार निकालते हैं तो W = mg होता है। तो यहाँ पर देखिए जी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी जब समान है ही नहीं तो यहाँ पर भार कैसे समान होगा।
जब सभी वस्तुओं को तरल में डुबाया जाता है तो उसमें उछाल का एक बल अनुभव होता है, उसको फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो देखिए द्रव्यमान जो है सेम होता है, द्रव्यमान जो है यानी कि मास जो है ऑलवेज सेम, तो इसको ध्यान रखिएगा। और किसी पिंड का द्रव्यमान वह बल है जिसे पृथ्वी उसे आकर्षित करती है, तो ये द्रव्यमान नहीं बल्कि ये वेट होता है, भार होता है, यानी कि किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है बी सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो देखिए 18 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो इस तरह से जो है पूरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का कंप्लीट हो चुका है। अब अदर सेक्शन भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।